जय हिंद दोस्तों। आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन वाली सीरीज में मैं तुम्हारे साथ आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट का यूनेस्को एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा। जैसा कि तुम इस थंबनेल के बैकग्राउंड में देख रहे हो, सराइदे मोइराम का पिक्चर है विच इज रिसेंटली इंक्लूडेड इनटू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आसाम की तरफ से फर्स्ट कल्चरल साइट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। तो इंडिया का ये लेटेस्ट एडिशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। इतना तो हमें मालूम है। सराइडे मोइराम के क्या फीचर्स है वो तुमने पढ़े हैं पहले क्लास में। अभी भी तुमको आगे उसके बारे में नोट्स बनाना है और इंफॉर्मेशन गैदर करना है। बट व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस थ्रू विच यूनेस्को इंक्लूड्स दिस थिंग्स इनटू इट्स प्रेस्टिजियस लिस्ट? क्या प्रोसेस है जिससे यूनेस्को इन कल्चरल साइट को, जैसे मोइराम एक कल्चरल साइट के रूप में इंक्लूड हुआ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क नेचुरल साइट के रूप में इंक्लूड हुआ, कंचनजंगा वाला नेचुरल एंड कल्चरल दोनों के मिक्स कैटेगरीज में इंक्लूड हुआ। क्या प्रोसेस होता है, यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ, किस तरह से यूनेस्को वर्क करता है, एनुअल मीटिंग्स कब होती है, ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिससे यूपीएससी और एपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस तुमसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बना सकते हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे आज का पर्पस होगा यूनेस्को एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एक और मैं यूनेस्को पर तुम्हारे लिए सेशन लूंगा जिसमें हम लोग यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को देखेंगे। आज हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को देखेंगे, टेंजिबल लिस्ट को देखेंगे, इनटेंजिबल वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के फॉर्मेशन से रिलेटेड कि पढ़िए क्वेश्चन। With reference to the formation of UNESCO, पहला है यूनेस्को was established in this year November 16, 1945। अब इसका फॉर्मेशन क्या नवंबर 16, 1945 को हुआ था या 1950 को, 51 को, ये हम देखेंगे। पर्पस है टू प्रमोट पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो पर्पस तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आता है कि पर्पस तो सही होना चाहिए। डेट हमारे लिए एक कंसर्न है तो वो देख लेंगे। इंडिया वॉज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनेस्को एंड रेटिफाइड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1946। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और यूनेस्को का फाउंडेशन कब हो रहा है तो 1945 में। तभी तो इंडिया ऑब्वियसली ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के अंदर था, कॉलोनियल रूल के अंदर था। तो क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर तब भी हो सकता है? इवन यूनेस्को के कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई करने का काम 1946 में हो रहा है, तो क्या इंडिया ने तभी रेटिफाई कर दिया था या आजाद होने के बाद किया? ये एक बड़ा सवाल बनता है, इसलिए इस स्टेटमेंट के डिटेल्स में जाना ही है हमें। थर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोमिनेंटली हेल्प्स एस्टेब्लिश एंड सिक्योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस। तो ये हमें पता है, जैसे कल्चरल इंपॉर्टेंस में सराइडे मोइराम हो गया, तो नेचुरल इंपॉर्टेंस में काजीरंगा या कंचनजंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। ये थर्ड स्टेटमेंट तो हम कॉमन सेंस लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज गवर्न्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस। जनरल कॉन्फ्रेंस नाम की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे मेंबर स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से मेंबर्स इसके पार्ट हैं? जिसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन आर पार्ट ऑफ यूनेस्को। क्या ये सही है? कितने हद तक सही है ये भी देखेंगे हम आज के सेशन में। तो लिखा हुआ है कि इट इज गवर्न्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस composed of members states and associate members which meets annually to set the agency's program and budget and so on। कि ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वो एनुअली मिलता है। अब ऐसी चीजें ना प्रीलिम्स में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और मेंस में आंसर लिखने के लिए भी। तो एनुअली नहीं मिलता है, बाई एनुअली मिलते हैं ये लोग। 2 साल में एक बार मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। आगे तो मैं बता ही दूंगा तुम्हारे लिए, यहां से ध्यान रखना। तो इस तरह से ये फोर्थ स्टेटमेंट तो आपके लिए रॉन्ग हो चुका है। अब आंसर तो तुम यहां पे ढूंढ लोगे, बाकी हम डिटेल में यूनेस्को का फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। चलिए, यूनेस्को का फॉर्मेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किया गया, यूनाइटेड नेशंस के एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के फॉर्म में। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका पर्पस था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। सिर्फ वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जो कि जर्मनी पे तभी रूल कर रहा था, डिक्टेट कर रहा था, सिर्फ उसकी हार नहीं होती है, ह्यूमैनिटी की हार भी होती है। इनटेंजिबल टेंजिबल दोनों टाइप के कल्चरल एसेट्स, नेचुरल एसेट्स का लॉस हुआ, इसलिए यूनेस्को जैसी एक बॉडी बनती है। अब इस बॉडी का फाउंडेशन हो गया नवंबर 1945 में, और इंडिया शुरू से ही डे 1 से इसके फाउंडिंग मेंबर में भी है, बिल्कुल है।
याद रखेंगे ये चीज। यस, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को जिसका फॉर्मेशन 1945 में हो रहा है, जो कि सक्सेसर है, किसका सक्सेसर है? सक्सेसर है लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। ये लीग ऑफ नेशन जो है गाइस, लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। इसी लीग ऑफ नेशन को हम कह सकते हैं कि आगे यूनाइटेड नेशंस बनाया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इस लीग ऑफ नेशन का एक पार्ट है इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, जिसमें आइंस्टाइन जैसे, सीवी रमन जैसे रिनाउंड पर्सन्स थे इंडिया के और वर्ल्ड के बाकी पार्ट के। इन लोगों ने मिलकर, या इन लोगों के ग्रुप का एक कॉपरेशन था इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस नाम से जाना गया? यूनेस्को के नाम से। तो ये भी हम याद रखेंगे। एट प्रेजेंट यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मेंबर स्टेट्स की बात करें तो 194 मेंबर स्टेट्स है यूनेस्को के, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर यूनेस्को के पार्ट रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, इजराइल इज नॉट अ पार्ट। इजराइल पहले पार्ट था, बट इजराइल ने अपने आप को यूनेस्को से बाहर कर लिया। अभी प्रेजेंट में इजराइल यूएन का तो पार्ट है, बट यूनेस्को का पार्ट नहीं है। इवन यूएसए की बात करें तो यूएसए जो कि यूनाइटेड नेशन का तो बिल्कुल पार्ट है, पर उसने अपने आप को यूनेस्को से अलग कर लिया था। रिसेंटली फिर से 2023 में यूएसए की री एंट्री हुई है, री एंट्री इनटू यूनेस्को। इजराइल ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि यूनेस्को जो एक बॉडी है वो प्रो पैलेस्टाइन अप्रोच ज्यादा अडॉप्ट करती है। ये आर्गुमेंट यूएसए का भी था, इसलिए यूएसए ने भी खुद को अलग कर लिया था, पर बिडेन गवर्नमेंट ने फिर से ज्वाइन कर लिया। अब ट्रंप साहब की गवर्नमेंट का मन नहीं करेगा तो वो वापस भी हो सकते हैं, ये चलते रहता है। नॉर्थ कोरिया है इसका पार्ट, है ना, नॉर्थ कोरिया जैसा नेशन इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को, बट यूनाइटेड स्टेट्स ने बीच में छोड़ के फिर से ज्वाइन किया। इजराइल नहीं है पार्ट यूनेस्को का। और बाकी इसके एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, एनजीओ, प्राइवेट एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी मेंबर होते हैं। हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। हम यूनेस्को के प्रोग्राम की बात करें, यूनेस्को इंडिया पर आएंगे, यूनेस्को और इंडिया के रिलेशन पर आएंगे, तो यूनेस्को 5 टाइप के मेजर प्रोग्राम चलाता है, जो कि रिलेटेड होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, नेचुरल साइंस से रिलेटेड, सोशल एंड ह्यूमन साइंस से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। मतलब ओवरऑल चाहे नेचुरल साइंस की बात हो या कल्चरल साइंस या इंफॉर्मेशन या एजुकेशन, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर पीस बना रहे, आगे सस्टेनेबली सोसाइटी चलती रहे, दुनिया चलती रहे, उन सब को लेकर यूनेस्को अपना प्रोग्राम चलाता है। इसकी मेन गवर्निंग बॉडी जनरल कॉन्फ्रेंस है, जो 2 साल में एक बार मिलती है। इसका नेक्स्ट मीटिंग 2025 में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? एट समरखंड, जो अभी प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में पड़ेगा। 2025 में जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी समरखंड में। और साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाता है 4 साल में, 4 साल के लिए डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑड्री एजोले हैं, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं। तो ये यूनेस्को की गवर्निंग बॉडी का पार्ट है। जनरल कॉन्फ्रेंस एज अ गवर्निंग बॉडी 2 साल में एक बार मिलती है। लास्ट 2023 में मिली थी, अगले बार समरखंड में मिलने वाली है, राइट। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है। अभी तक कोई भी इंडियन डायरेक्टर जनरल नहीं बने हैं, बट यूनेस्को की डिफरेंट मीट्स इंडिया में हुई है, उसके बारे में हम देखेंगे। डायरेक्टर जनरल अभी तक इंडियंस नहीं बने हैं, कोई भी इंडियन नहीं बने हैं। इंडियन का रोल तो काफी इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से ही, बट डायरेक्टर जनरल नहीं बन पाए हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अब हम इंडिया और यूनेस्को की बात करें तो डे 1 से इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनेस्को। क्यों फाउंडिंग मेंबर? तो इंडिपेंडेंस से पहले भी सीवी रमन जैसे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग, जो कि पहले लीग ऑफ नेशंस का भी जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप था कॉर्पोरेशन का, उसके भी मेंबर रहे। इवन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब चल रहा है, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, तो वर्ल्ड वॉर 2 का जो ड्रेस्टिक इंपैक्ट पर आता है ह्यूमैनिटी पर, उसको हटाने के लिए अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई एफर्ट किया जा रहा है तो इंडिया हमेशा से आगे रहा था। इसलिए हम तभी ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के अंडर थे, फिर भी फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई भी कर देते हैं 1946 में खुद से। यूनेस्को के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन 1945 में ही अडॉप्ट कर दिया गया था लंदन में। इंडिया ने रेटिफाई किया कब? 1946 में।
अब जैसे जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो डायरेक्टर जनरल तो आज तक इंडियन नहीं बने हैं, बट जब जनरल कॉन्फ्रेंस की यूनेस्को की मीटिंग हुई है, 2 बार जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई है यूनेस्को की। 7th मीटिंग जनरल कॉन्फ्रेंस की जो हुई पेरिस में हुई थी 1952 में, जिसके चेयरमैन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग, ये इसको एक बार सही कर लो, वंस इन इंडिया, एक बार इंडिया में हुआ है, वंस इन इंडिया। प्रेसिडेंट इसके 2 बार बने हैं, मतलब चेयरमैन जनरल कॉन्फ्रेंस के 2 बार इंडियन बने हैं, 2 टाइम्स इंडियंस। ठीक है, एक 7th मीटिंग हो रही है जनरल कॉन्फ्रेंस की जो पेरिस में हुई थी, ये पेरिस में हुई है, पर फिर भी चेयरमैन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 9th मीटिंग जो जनरल कॉन्फ्रेंस की हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई थी, वंस इन इंडिया, और इस टाइम में चेयरमैन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद का क्या रोल है ये तुम्हें पढ़ना चाहिए। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। यूनेस्को के फॉर्मेशन से रिलेटेड इतना हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना था। तुम पीछे स्लाइड्स में जाकर उस पहले वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे, ये तुम्हारा टास्क है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सारे बेसिक डिटेल्स याद रखने हैं तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्राइटेरिया कंसिडर द फॉलोइंग टू बी इंस्क्राइब्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है, कोई भी, जैसे आगरा का ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में तो आ गया, पर क्या क्राइटेरिया होते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो सेकंड हम एक क्राइटेरिया की बात करेंगे। टू बी इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अ प्रॉपर्टी मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 10 क्राइटेरिया, कि टोटल 10 क्राइटेरिया हैं, इन 10 क्राइटेरिया में से एटलीस्ट वन, कम से कम वन अगर फुलफिल हो जाता है तो आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आ सकते हैं, प्रेस्टिजियस लिस्ट में। जैसे उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, हम पढ़ेंगे कल्चरल क्राइटेरिया एंड नेचुरल क्राइटेरिया। तो कल्चरल क्राइटेरिया इंक्लूड रिप्रेजेंटिंग ए मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस एंड एक्सिबिटिंग सिग्निफिकेंट एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। जैसे अभी मोइडाम को इंक्लूड किया गया, तो ये ह्यूमन जीनियस दिखा रहा है कि किस तरह से वो फेमस कंस्ट्रक्शन किया जाता था एंड इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड है। Sites nominated for its inscription must be located within the boundary of a single country। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया कि जो भी साइट्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो एक ही कंट्री के बाउंड्री के अंदर होने चाहिए, मस्ट बी लोकेटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए सिंगल कंट्री। क्या ये जरूरी है? इस बात को सोचना कि क्या ये जरूरी है, अभी हम पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है। जैसे सुंदरबन, अब सुंदरबन जो है, तो सुंदरबन की बाउंड्री इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है, पर है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट इंडिया की तरफ से, अपनी बाउंड्री इंडिया बांग्लादेश दोनों में शेयर करता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी ना कि सिर्फ एक ही कंट्री के बाउंड्री में हो, एक ही कंट्री क्या, 2 कंट्री क्या, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे चाइना का सिल्क रूट, मोर देन 2 नेशंस में उसकी बाउंड्रीज हैं। सो दैट इज पॉसिबल कि एक कंट्री से ज्यादा में बाउंड्री हो सकती है। नेचुरल क्राइटेरिया इंक्लूड कंटेनिंग सुपरलेटिव नेचुरल फेनोमेना एंड एरियाज ऑफ एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी, कि नेचुरल क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर उस नेचुरल क्राइटेरिया को इंक्लूड किया जाएगा, नेचुरल प्लेस को, तो एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी शो करना चाहिए, नेशनल पार्क की तरह, चाहे वो मानस का हो या काजीरंगा का नेशनल पार्क हो, चाहे वो कंचनजोंगा हो सिक्किम का, जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, नेचुरल और कल्चरल दोनों को मिलाकर। तो अगर एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी शो करता है, नेचुरल फेनोमेना शो करता है, देन नेचुरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है। मिक्स्ड कोई कैटेगरी अलग से नहीं बनाई गई है, कल्चरल और नेचुरल कैटेगरी के दोनों फीचर्स जहां मिल जाएं उसको मिक्स्ड बोलते हैं। चलिए, अब प्रॉपर्टी मस्ट, जब भी हम किसी भी, सपोज इंडिया अपने तरफ से चाहता है कि इंडिया का एक प्लेस यूनेस्को के प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाए, तो उसको ना एक नॉमिनेशन, एक रिगरस नॉमिनेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले तो हम अपने तरफ से नॉमिनेट करते हैं, इंडिया की ये ड्यूटी है कि अपने तरफ से नॉमिनेट करे, तो हम इसके लिए यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट पढ़ेंगे, आज के सेशन में टेंटेटिव लिस्ट देखेंगे। तो पहले अपनी तरफ से नॉमिनेट किया, फिर इवेल्युएशन करने का काम ये 2 बॉडी करती हैं, आइकोमोस एंड IUCN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, ये एक काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, साथ ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ये दोनों मिलकर इवेल्युएशन का काम मेनली करती है। इवेल्युएशन के काम से ये चीज डिसाइड किया जाता है कि क्या वो साइट आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू दिखा रहा है, मतलब उसका रेलेवेंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी रीजन तक लिमिटेड हो, वो उस रीजन के कल्चर को बता रहा हो, पर वो ओवरऑल ह्यूमैनिटी के कल्चर का प्राइड हो,
ओवरऑल ह्यूमैनिटी के कल्चर को रिप्रेजेंट करता हो। सो अगर कोई प्लेस, सपोज आसाम का सराइडे मैदान, आगरा का ताजमहल, नालंदा विश्वविद्यालय के रुइंस बिहार में, अगर ये प्लेसेस अलग अलग स्टेट्स से होकर इंडिया के तरफ से यूनेस्को के लिस्ट में गए हैं, तो ये इन रीजन के कल्चर को तो दिखाई रहे हैं, इंडिया के कल्चर को तो दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ ये वर्ल्ड में आउटस्टैंडिंग वैल्यू भी एक्वायर कर रहे हैं। इसलिए काफी गर्व की बात है कि ये प्लेसेस यूनेस्को लिस्ट में जाते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो 10 क्राइटेरिया है उसमें से अगर एक भी फुलफिल हो रहा है तो फिर उसका इंक्लूजन हो सकता है। जो साइट्स हैं वो ट्रांस बाउंड्री एंड सीरियल ट्रांजिशनल साइट्स हो सकती हैं, जैसे चाइना का सिल्क रूट सीरियल ट्रांसनेशनल साइट है, सीरियल ट्रांसलेशनल साइट। सुंदरबन की बात करें तो ट्रांस बाउंड्री है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही नेशन की बाउंड्री में रहे। अब हम जरा क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये देखो क्राइटेरिया है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है तुम्हारा कल्चरल क्राइटेरिया, कल्चरल साइट के लिए, और दूसरा है नेचुरल क्राइटेरिया। अब इन 6 कल्चरल क्राइटेरिया और 4 नेचुरल क्राइटेरिया में से अगर एक भी फुलफिल हो रहा है, इवन एटलीस्ट 1, एक से ज्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर एक भी हो रहा है तो फिर उसको कंसिडर किया जा सकता है प्रेस्टिजियस लिस्ट में ऐड करने के लिए। ये क्राइटेरिया आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर तुम जाके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 2 को। थर्ड पे आ जाओ, विथ रेफरेंस टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पे आ गया, क्योंकि दिस कन्वेंशन डिसाइड्स इंक्लूजन इनटू द लिस्ट। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिस्ट में एंट्री होती है। द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन 1972। अब यूनेस्को जो है, यूनेस्को सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्ट करने का तो काम नहीं कर रहा, वो तो एडुकेशन को भी प्रमोट कर रहा है, इंफॉर्मेशन को भी कर रहा है। तो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए यूनेस्को ने क्या किया, ये कन्वेंशन किया, टू प्रोटेक्ट कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू। बाय साइनिंग द कन्वेंशन, मेंबर कंट्रीज कमिट to protecting not just national heritage but mankind's shared heritage irrespective of where the sites are located. So अगर इंडिया का कोई साइट है, इस स्टेटमेंट को कहने का मतलब ये, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कि अगर इंडिया का कोई साइट है, कोई प्लेस है, और यूएसए, अब सपोज फिर से यूएसए आ चुका है या नॉर्थ कोरिया है यूनेस्को का पार्ट, तो अगर आपने एक बार वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइन कर दिया तो सिर्फ आप अपने बाउंड्री के अंदर जो हेरिटेज है सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना नहीं, इवन आपके बाउंड्री के बाहर भी अगर दूसरे नेशन की बाउंड्री में कोई वर्ल्ड हेरिटेज है एंड उसको किसी टाइप का थ्रेट है या उसको प्रमोशन की जरूरत है, तो आप एक ग्रुप एफर्ट लगाकर, एक कंबाइंड एफर्ट लगाकर उसको भी प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपकी लायबिलिटी बनती है, ये आपकी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। India ratified the World Heritage Convention in 1977 and enabled its first site in 1983. Again, this statement is also correct. Come to World Heritage Convention. World Heritage Convention. तो यूनेस्को ने कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन ड्राफ्ट किया 1972 में, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के फॉर्म में जाना जाता है। यह कन्वेंशन डिफाइन करता है कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को, जो कि आउटस्टैंडिंग वैल्यू के हैं, बाई हैविंग 10 क्राइटेरिया। जो 10 क्राइटेरिया अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, उन 10 क्राइटेरिया को लेकर 6 कल्चर वाले, 4 नेचुरल वाले, इनको लेकर यूनेस्को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के साइट्स कल्चरल एंड नेचुरल लिस्ट में क्लासिफाई करता है। और इसलिए अगर कोई कंट्री एक बार साइन करती है कन्वेंशन को, कोई भी मेंबर कंट्री, तो वो सिर्फ अपने नेशन नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो मैनकाइंड का जो शेयर्ड हेरिटेज है, मतलब यूएसए वाले इंडिया का भी प्रोटेक्ट करेंगे, इंडिया वाले चाइना का भी, चाइना वाले किसी और नेशन का भी, शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज। एक बार जब सराय मैदान, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, नालंदा का विश्वविद्यालय, ये एक बार इंडिया के तरफ से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में चले गया, तो अब इसको प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की तो है ही, स्टेट गवर्नमेंट की है ही, साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है, उनकी भी बनती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंडिया की सॉवरेनिटी खत्म हो गई, कि आज से ताजमहल पे इंडिया का राइट थोड़ा कम हो गया, वैसा बिल्कुल नहीं है, पर उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब सब लोग लेंगे। ये होता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। बाकी कन्वेंशन की हम बात करें तो उसी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनती है,
जो कमिटी इवेल्युएशन का काम इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन दोनों के थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जो मैंने अभी बताया था कि इवेल्युएशन करना और लिस्ट को फाइनल करने का काम करती है। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि हाउ दे कैन लिंक द आइडिया ऑफ हेरिटेज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो एसडीजी हैं, किस तरह से इन हेरिटेज इन साइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी प्रोमोट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज फंड, क्योंकि पैसे की तो जरूरत होगी। ये पैसे से हेल्प सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं, डेवलपिंग नेशन के साथ साथ डेवलप्ड नेशन भी, पुअर नेशंस भी, जिनको भी अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो या पुअर नेशन हो या डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को पैसा मिलेगा। जिस भी नेशन को, जिस भी मेंबर स्टेट को अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर फंड की जरूरत है तो वर्ल्ड हेरिटेज फंड को भी मेंटेन किया जाता है। और साथ ही साथ वही लीगल ऑब्लिगेशन, हर मेंबर स्टेट के लिए लीगल ऑब्लिगेशन है। जब आपने एक बार कन्वेंशन को साइन किया तो आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन बनता है कि आप ह्यूमैनिटी के शेयर्ड हेरिटेज को प्रमोट करेंगे। एक स्टेट वाले, एक कंट्री वाले दूसरे कंट्री के भी हेरिटेज को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने का काम करेंगे। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1977 में रेटिफाई किया, और 1977 में रेटिफाई करने के बाद 1983 में इंडिया की तरफ से फर्स्ट कुछ साइट्स इंक्लूड हुए। कौन सी कैटेगरी में सबसे पहले इंक्लूड हुए थे? कल्चरल कैटेगरी में। कौन कौन से? अजंता एंड एलोरा के केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। टोटल अगर अभी हम बात करें तो कल्चरल कैटेगरी में 35 साइट्स हैं इंडिया की तरफ से। फर्स्ट नेचुरल साइट्स की बात करें तो काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क एंड केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, 1985 में इंक्लूड हुए थे। टोटल 7 नेचुरल साइट्स हैं, तो 35 प्लस 7 42 हो गया। एंड मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें, जो मैंने तुम्हें बताई कि कल्चरल एंड नेचुरल के फीचर्स मिलने वाला, तो कंचनजंगा या कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का, जो 2016 में इंक्लूड किया गया था, ये एक इकलौता मिक्स कल्चरल हेरिटेज है, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो टोटल इंडिया में कितने हो गए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? 43। 35 प्लस 7 प्लस 1, 35 कल्चरल, 7 नेचुरल, 1 मिक्स्ड। याद रखना इसको। ये अभी इंक्लूड हो चुका है। टेंटेटिव लिस्ट जिसके होने के चांसेस हैं वो अलग चीज है, इंक्लूड हो चुका है। लास्ट वाला जो फाइनल लास्ट एडिशन है 43rd एडिशन है सराइडे मोइडाम का, जिसका लास्ट ईयर इंक्लूजन हुआ। तो उसके रिलेटेड हम कुछ बात कर लेते हैं। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग पहली बार इंडिया में हो रही है। पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इंडिया प्राउडली होस्टेड द 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनी, उसकी पहली बार मीटिंग इंडिया में होती है। जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो चुकी है, वो यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार इंडिया में भारत मंडपम में हुआ। उसके लिए ना ये वाला थीम प्रिपेयर किया गया था। ये थीम देखो आप, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हो रही है, उस कमेटी की मीटिंग के लिए ये थीम प्रिपेयर किया गया है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्लेस? क्या तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा प्लेस है? आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ। और यहां पे ये जो संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है, सह नो यशः, सह नो यशः, मे वी ग्लो, लेट अस वी ग्लो, लेट अस ग्लो, मे वी ग्लो, कि हम इनर से, हम अंदर से ग्लो करें। ये एक फिलॉसफी है, एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, सह नो यशः, हम अंदर से ग्लो कर सके। मे वी ग्लो फ्रॉम इनसाइड, लेट अस ग्लो फ्रॉम इनसाइड। ये फिलॉसफी ऐत्रेय उपनिषद में मेंशन्ड है। याद रखिएगा, आज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब वसुधैव कुटुंबकम पे पूछा गया है तो इसमें भी तो पूछा जा सकता है। ऐत्रेय उपनिषद, जो कि यजुर्वेद का पार्ट है। इस तरह से 46th सेशन इंडिया ने प्राउडली होस्ट किया था वर्ल्ड हेरिटेज। चलिए, ये चीज याद रखना तुम, सहन और यशः, मे आवर ग्लोरी ग्लो, मे आवर इनर ग्लोरी ग्लो, मे वी ग्लो फ्रॉम इनसाइड,
कि हमारे अंदर जो ग्लोरी है, हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है, वो ग्लो करे और सारी दुनिया पर उसकी छाप पहुंचे। तो इससे बढ़िया और कोई थीम नहीं हो सकता था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तैत्रेय उपनिषद यजुर्वेद से लिया गया है। इसी मीटिंग में यह फाइनल हुआ कि सरायडे मैदान इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इंक्लूड होगा, आसाम की तरफ से फर्स्ट इन कल्चरल कैटेगरी। बाकी अगर अब हम बात करें एक नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ यूनेस्को में, यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट, तो प्रेजेंट में 62 साइट्स हैं यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट पर करेंगे। कम टू दैट टेंटेटिव लिस्ट with reference to UNESCO's World Heritage tentative list and nomination process. A site must be included in the tentative list at least 1 year before. बड़ा important information. Inclusion in the tentative list guarantees that the site will be inscribed as a World Heritage site. It is not necessary. एग्जामिनेशन में हमें एडमिट कार्ड मिला, दैट इज नॉट अ गारंटी कि हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। वो आपको एग्जामिनेशन में एडमिट करने के लिए दिया गया है कि आप एग्जामिनेशन में अपीयर कीजिए, ऐसा ही लिखा होता है। टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड होने का मतलब ये नहीं है कि उसका इंक्लूजन फाइनल हो ही जाएगा, वहां से आगे भी एक प्रोसेस है। द टेंटेटिव लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एंड नॉट बाय इंडिविजुअल स्टेट पार्टीज। देखेंगे ये, वंस द नॉमिनेशन डोसियर इज प्रिपेयर्ड इट्स सबमिटेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर इवेल्युएशन। ओके, आ जाओ टेंटेटिव लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। टेंटेटिव लिस्ट, सो टेंटेटिव लिस्ट एक टाइप से अटेम्प्ट होता है हर मेंबर स्टेट का। जैसे इंडिया ने अपनी तरफ से अभी 62 साइट्स प्रेजेंट करके रखे हैं, तो हर मेंबर स्टेट का एक अटेम्प्ट है कि वो अपने साइड से जो उनको पोटेंशियल सुटेबल एंड नॉमिनेशन के लिए जो लिस्ट लगते हैं कि ये पोटेंशियली सुटेबल हैं, इनका इंक्लूजन हो सकता है, उसको टेंटेटिव लिस्ट में मेंशन करने का काम किया जाता है। अब ये जो टेंटेटिव लिस्ट है वो एक टाइप से इन्वेंटरी का काम करेगा, जो कि फिर इवेल्युएशन के प्रोसेस से गुजरेगा और कम से कम 1 साल, बिल्कुल एटलीस्ट फॉर 1 ईयर एनी साइट शुड बी देयर इन द टेंटेटिव लिस्ट। कम से कम 1 साल के लिए टेंटेटिव लिस्ट में होना जरूरी है, ताकि उसका हर तरह से रिगरस फॉर्म में पूरे थॉरोली उसका इवेल्युएशन किया जाए। 1 साल का टाइम मिलना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, तब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उस 1 साल में इवेल्युएशन करती है और फाइनल इंक्लूजन करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करती है। एक बार टेंटेटिव लिस्ट में किसी चीज को इंक्लूड कर दिया गया, इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां से वापस नहीं लिया जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है। इवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक बार इंक्लूड हो गया, वहां से भी वापस किया जा सकता है, लिस्ट से रिमूव भी किया जा सकता है, याद रखना। इसलिए हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर मेंबर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस करना। एंड ये टेंटेटिव लिस्ट को मेंटेन करना और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की नहीं है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट पार्टी की या मेंबर नेशंस की। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तरफ से टेंटेटिव लिस्ट प्रिपेयर करके रखें। ऑब्वियसली जब हम एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सारे सही इंफॉर्मेशन मेंशन करें एग्जामिनेशन के फॉर्म में। ठीक उसी तरह अपने टेंटेटिव लिस्ट को प्रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की, मेंबर नेशंस की। चलिए, इंडिया के हम टेंटेटिव लिस्ट की बात करें तो टोटल अभी 62 साइट्स हैं टेंटेटिव लिस्ट में। 6 रिसेंटली मार्च में ऐड किए गए हैं, जिनमें ये नेम है मुडुमल मेगालिथिक मेहनीड्स ऑफ तेलंगाना, पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ बुंदेलखंड मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश दोनों रीजन को मिलाकर, कांगर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का। याद रखना ये कांगर वैली कहां पर है, मुडुमल मेगालिथिक मेहनीड कहां है। ये मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। 64 योगिनी टेम्पल, इस पे तो यूपीएससी पहले पूछ भी चुका है। अशोकन एडिक्ट्स जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, गुप्त टेम्पल्स जो नॉर्थ इंडिया के मल्टीपल स्टेट में हैं। ये 6 न्यू एडिशन है। पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली मिनिस्टर ने रिप्लाई किया था। जगन्नाथ जो रथ यात्रा है, द वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, इसको लेकर उड़ीसा गवर्नमेंट और बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि इसको भी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया जाए। अभी फिलहाल इंक्लूडेड नहीं है, इसके लिए बात चल रही है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनटेंजिबल लिस्ट की बात करेंगे, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करेंगे। आज जो हमने बात की है वो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, मतलब वो लोकेशन से स्पेसिफिक है। नेक्स्ट में हम लोग इनटेंजिबल बात करेंगे, जिसमें डांस होगा, जिसमें कोई फेस्टिवल होगा, जिसमें कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन होगा। देखेंगे सारा डिटेल इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेकर। ओके, सो आज के सेशन के लिए तुम्हारे पास मिशन 2 अकॉम्प्लिश है।
जैसे मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज को मिशन मिलता है ना, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट। टॉम क्रूज साहब को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। 50s में भी देखो क्या फिट है वो, अपने सारे मूवी के काम स्टंट खुद से करते हैं। दैट इज रियली कमेंडेबल। अगर हम लोग अपना सारा काम खुद से करें तो जैसे टॉम क्रूज साहब ने अपना मुकाम हासिल किया है, हर कोई कर सकता है। दैट्स वाई मिशन टू अकॉम्प्लिश फॉर यू। सबसे पहले तो इस प्रेजेंटेशन में जितने एमसीक्यूज हैं, गो थ्रू दैट, उसको आंसर करो, सही सही आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑन द साइट्स मेंशन्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंडिया। इंडिया का जो इंडिया के तरफ से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो भी साइट्स मेंशन्ड है उसको लेकर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो। स्पेशली अपने स्टेट स्पेसिफिक, या कोई साइट न्यूज में ज्यादा रहा हो, या जैसे अभी मैंने बोला कि टेंटेटिव लिस्ट में ये 6 नए एडिशन हुए हैं मार्च में। अब तुम्हारा एग्जामिनेशन मई या जून में है तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप का, या इनके एक दो छोटे छोटे फीचर्स है। सो आप इसके ऊपर अपना, आपका मिशन आज का यही है कि आप इनके ऊपर थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, क्लास नोट्स प्रिपेयर कीजिए, राइट। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ। कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।